हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन में। RAS जंक्शन के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत में शुरू हो चुकी जनगणना 2027 पर। जी हाँ, क्या है सेंसस 2027, किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से ये इस बार की जनगणना संपन्न होगी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो जनगणना का डेटा है हमारे पास अभी गवर्नमेंट के पास, वो 2011 का है और अगली जनगणना टेक्निकली हिसाब से 2021 में होनी चाहिए थी। हर 10 वर्षों में एक बार जनगणना होती है, लेकिन कोरोना पेंडेमिक महामारी के कारण ये काम डिले हुआ। फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ गए और अब अल्टीमेटली ये जनगणना का कार्य शुरू हुआ है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में जनगणना का कार्य कौन करता है। तो ये होम मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के लिए ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। वो जो है क्या करती है, जनगणना का कार्य करती है। और इस समय जो जनगणना का कार्य चल रहा है 2027 के सेंसस का, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन है? तो ये मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं और वो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे प्रोग्राम को भी कर रहे हैं। इनके निर्देशन में, इनके डायरेक्शन में ये काम किया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इस जनगणना की, तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये वाली जो जनगणना है ये 2 फेजेज में पूरी होगी। और उसके साथ साथ इस बार क्या होगा, तो इस बार कास्ट इम्यूनरेशन यानी कि जातिगत आंकड़ा भी लिया जाएगा सरकार की तरफ से। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस जनगणना के बारे में। तो 1 अप्रैल 2026 यानी कि आज से लगभग 9 दिन पहले इस जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। जनगणना में इस बार सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली ऐसी जनगणना होगी जो पूर्ण रूप से डिजिटल होगी। पूरी डिजिटल सेंसस है। अगर शुरुआत से देखा जाए तो ये 16th सेंसस ऑफ इंडिया है, 16वीं जनगणना है। 1872 में मेयो द्वारा शुरू किया गया ये प्रोसेस हर 10 वर्षों के अंतराल से किया जाता है। 1872 के बाद 1881 और तब से लगातार 10 वर्षों से इसको जो है वो संचालित करते हैं। इस बार की जनगणना में कुछ विशेष बातें, तो जैसा मैंने कहा सबसे पहले डिजिटल सेंसस होगा। दूसरी खास बात यह है कि इस बार जियो मैपिंग की जाएगी। जियो मैपिंग का मतलब है एक चीज यूज में ली जाएगी जिसको कहते हैं जियो रेफरेंसिंग। जियो रेफरेंसिंग का अर्थ यह है कि हाउस लिस्टिंग होगी। इस बार घरों की संख्या की जाएगी, किसका घर कहां पे है, कितने लोग हैं, सारा कुछ। तो जो सैटेलाइट की इमेजेस होती हैं, उपग्रहों की इमेजेस, उसके साथ साथ जो घर का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर आएगा, उसको रियल लोकेशन के साथ कंपेयर किया जाएगा और एग्जैक्ट पता लगाया जाएगा कौन सा घर कहां है। इससे फायदा क्या होगा, तो डेटा एकदम एक्यूरेट तैयार होगा, सटीक डेटा तैयार होगा। किसी घर की 2 बार गणना नहीं होगी, यानी कि एक बार ही काउंट होगा। और दूसरा फायदा है, कोई भी घर मिस नहीं होगा, चूकेगा नहीं। तो जियो रेफरेंसिंग या जियो मैपिंग का यह अर्थ है। दूसरा, भारत सरकार ने डेटा प्राइवेसी को बहुत सिंसियरली लिया है। डेटा गोपनीयता जिसे अपन कहते हैं, क्योंकि सेंसस में बहुत सारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट को लेना होगा लोगों से, और वो डेटा कहीं लीक नहीं हो जाए, कुछ लोग जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके हाथ डेटा नहीं लग जाए। इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने जो सेंसस का डेटा आएगा उसको CII की श्रेणी में रखा है। CII का मतलब होता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो कैटेगरी है CII जिसमें हम हमारे परमाणु ऊर्जा के केंद्र को रखते हैं, पावर ग्रिड, पूरा का पूरा देश में ऊर्जा का जो पावर ग्रिड है उसको रखते हैं, मिलिट्री नेटवर्क को जिस प्रकार की सुरक्षा मिलती है उसी प्रकार की सुरक्षा इस डेटा को मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने डेटा प्राइवेसी, डेटा गोपनीयता को बहुत ही सिंसियरली लिया है और CII में सेंसस के डेटा को इस बार शामिल किया है। जनगणना क्या ध्यान रखिएगा, डेटा के साथ साथ ये RTI के दायरे से भी बाहर रहेगा।
जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का जो एक्ट है, ये उसके एम्बिट से, उसके दायरे से बाहर रहेगा। यानी कि आरटीआई के लगाकर आप सेंसस के बारे में, जनगणना के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ किसी भी सरकारी योजना या कोर्ट में सबूत के तौर पर जनगणना के डेटा का यूज नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने डेटा गोपनीयता का पूरा इस बार ख्याल रखा है। 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि से 12 बजे से जनगणना का आधिकारिक आंकड़ा जो है वो शुरू होगा। और अभी 1 अप्रैल 2026 से क्या शुरू हुआ है, तो पहला चरण शुरू हुआ है, फर्स्ट फेज शुरू हुआ है, जिसके तहत हाउस लिस्टिंग होगी, घर गिने जाएंगे, राइट। तो हाई टेक तरीके से इस बार जनगणना को भारत सरकार संचालित कर रही है। किसी भी तरीके की चूक नहीं हो, सीआईआई में डाला गया है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हाई सिक्योरिटी मतलब रखा गया है, आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है, पूरा का पूरा डिजिटल सेंसस होगा, कास्ट सेंसस भी होगा। और ये जो कास्ट सेंसस है, जाति का डेटा, ये 1931 के बाद गवर्नमेंट पहली बार करवा रही है। तो 95 ईयर्स, 95 वर्ष हो गए हैं, और अब जो है वो जातिगत डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। उसके साथ साथ 2 फेज में होगा, पहले हाउस लिस्टिंग होगा और फिर लोगों को गिना जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इस बार जब जनगणना होगी तो आपसे जो है कर्मचारी जो आएंगे वो 33 क्वेश्चंस पूछेंगे। कुल 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और इन 33 सवालों की अगर बात करें तो मेन परिवार के सदस्यों की संख्या क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, इंटरनेट सुविधा है या नहीं, टीवी है या नहीं, आपके रेडियो, ट्रांजिस्टर, खाना पकाने का मुख्य ईंधन कौन सा है, शौचालय घर में है या नहीं, लाइट का मुख्य स्रोत क्या है, उसके साथ साथ पेयजल क्या स्रोत क्या है, पेयजल की उपलब्धता, अनुसूचित जाति यानी कि SC ST या OBC, परिवार के मुखिया जो है वो पुरुष है या महिला है, तो यानी कि परिवार के मुखिया का जेंडर पूछा जाएगा। इस प्रकार से 33 क्वेश्चंस की पूरी सूची तैयार है कि सारे क्वेश्चंस अधिकारी जो आपके घर आएंगे जनगणना के समय वो क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ चीज अधिकारी आपसे नहीं पूछ सकते। 3 चीजों का इसमें विशेष जो है ध्यान रखा गया है। पहली चीज, आपकी आमदनी नहीं पूछी जाएगी, आपका बैंक बैलेंस नहीं पूछा जाएगा, आपकी इनकम कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है वो नहीं पूछा जाएगा, आपके बैंक डिटेल्स भी नहीं पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई इस तरीके से पूछ रहा है तो समझ जाइएगा आपके साथ फ्रॉड होने की कोशिश हो रही है। और तीसरी चीज है दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड या दूसरे किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट आपको दिखाने के लिए आप पर दबाव नहीं डाला जाएगा। तो 33 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन बैंक डिटेल्स, आपकी आमदनी और आधार, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज दिखाने का दबाव आप पर नहीं डाला जाएगा इस बार। ये इन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। मोबाइल में अगर FM है, जो कि बहुत सारे मोबाइल्स में होता है, तो उसको रेडियो माना जाएगा। और अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में है, यानी कि बिना शादी के साथ रह रहे हैं, तो उन्हें शादीशुदा माना जाएगा इन सेंसस में, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। लिव इन रिलेशनशिप को अलग तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इस बार नहीं दिखाएगी, ध्यान रखिएगा। कार, जीप की श्रेणी में इस बार ट्रैक्टर को शामिल नहीं किया गया है। ई रिक्शा, ऑटो कार या बाइक, ये भी ध्यान रखिएगा नहीं मानेंगे। पानी, घर में नल है आपके, फिर भी आप अगर बोतल और कैन का पानी मांगते हैं तो बोटल्ड वाटर पे आपको टिक करना है, नल का पानी नहीं पी रहे हैं तो। किचन, घर के एक हिस्से में खाना बनाते और सोते हैं तो रसोई नहीं मानेंगे। जहां पे खाना बना रहे हैं उसी कमरे में अगर सो रहे हैं तो उसको रसोई नहीं माना जाएगा। टेक्निकली कहने का मतलब ये है कि रसोई तभी उस वाले ब्लॉक पे आपको टिक करना है कि घर में रसोई है या नहीं, जब रसोई का रूम अलग हो और आपका बेडरूम, सोने का रूम अलग हो। तो कुछ बातों का विशेष इस बार ख्याल रखा जा रहा है। तो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस जो कि पहला फेज 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, 30 सितंबर तक ये चलेगा। और ये 30 दिन हर जो है राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को मिलेंगे कंडक्ट करवाने के लिए, जो गवर्नमेंट बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बार सेल्फ जो है खुद को स्वतः ही भी आप इन्यूमरेट कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस सरकार ने बताया है। 15 दिन प्रायर जो है कमेंसमेंट ऑफ हाउस टू हाउस लिस्टिंग के आप ये काम कर सकते हैं, सेल्फ इन्यूमरेशन। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में जो जनगणना 2027 है, इसका पहला फेज जो इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे होगा, 1 अप्रैल से कुछ जगहों पर शुरू हो गया है। राजस्थान में वो काम 16 मई से शुरू होगा, 16 मई से स्टार्ट होगा और 14 जून तक चलेगा। तो जैसा अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि 1 महीने का
पूरा का पूरा हर स्टेट को या केंद्र शासित प्रदेश को समय मिलेगा जनगणना का, हाउस लिस्टिंग का। तो राजस्थान के लिए 16 मई से 14 जून, और पहले फेज में मकानों की हाउस लिस्टिंग होगी और हाउसिंग जनगणना की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में व्यक्तिगत जनगणना की जाएगी, यानी कि लोगों को गिना जाएगा। अभी घरों की संख्या को गिन रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा निकल के सामने आने वाला है। भारत की जो है वो जनगणना कितनी है ये तो डेटा है ही, लेकिन उसके साथ साथ रसोई घर और कितने लोग हैं जिनके पास व्हीकल्स हैं, घर में रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, सारा कुछ डेटा इस बार इस जनगणना में हमारे सामने निकल कर आएगा। बहुत ही क्या है, ये हाई टेक जनगणना होने वाली है। स्टूडेंट्स, आरएस जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से थिंक एंड कमेंट का प्रश्न पूछा था, भारत के एनर्जी बास्केट के बारे में बताइए। कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिए। सबसे अच्छा आंसर नेहा कोठारी जी का है। इन्होंने कहा है भारत की कुल स्थापित जो क्षमता है वो 520 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है, जिसमें जो गैर जीवाश्म ईंधन है उसका लगभग 54.5% हिस्सा है। जो जनरेशन है, एक्चुअल जनरेशन वो 29.2% है। जो परंपरागत या फिर जो रेन्यूएबल एनर्जी है उसको, गैर परंपरागत जो है उसको 26.2%, जिसके अंदर सौर और पवन ऊर्जा है। उसके साथ साथ 15% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत ऊर्जा, लगभग 10%। नाभिकीय ऊर्जा का जो कंट्रीब्यूशन है 3% है। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन का 54.5 ये हो गया, 45.5 ये हो गया। एक्चुअल जनरेशन हमारी स्थापित क्षमता 520 गीगावाट है, लेकिन इस क्षमता में से जनरेशन कितना हो रहा है तो ध्यान रखिएगा 70.8% अभी भी कोयले पर जो है वो बेस्ड है, लगभग 70% के आसपास। तो पूरा डेटा स्पष्ट रखा है नेहा कोठारी जी ने। अच्छा आंसर माना जाएगा, वेल डन। आज का स्टूडेंट जो हमारा एपिसोड है जनगणना वाला, इसके लिए मेरा आप लोगों से थिंक एंड कमेंट, फूड फॉर थॉट का प्रश्न है कि जनगणना सरकार और प्रशासन के लिए किस प्रकार मददगार होगी, ये आपको बताना है। तो थोड़ा एनालिटिकल सवाल है, विश्लेषण करना होगा कि ये जो डेटा गवर्नमेंट के पास आएगा जनगणना के बाद, ये कैसे हेल्प करेगा गवर्नमेंट को और प्रशासन को। अपना आंसर 2 से 3 लाइनों में लिखिएगा, बहुत लंबा आंसर नहीं लिखना है। जो आंसर मुझे सबसे प्रभावी और अच्छा लगा उससे मैं आरएस जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर ये आरएस जंक्शन की सीरीज आपको अच्छी लग रही है और किसी भी तरह से एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही है तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, स्पेशली जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। आरएस जंक्शन के आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।